नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स सच एज वाज इट अवॉइडेबल, वाज जर्मनी रिस्पॉन्सिबल, हाउ डिड द अलायंस ऑन बोथ साइड्स फॉर्म, एंड फिर वाई समटाइम्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट वॉर। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एरिक हॉब्सबॉम called 19th century as a long 19th century according to historian Eric Hobsbawm। जो 19th century थी वो बेसिकली 1801 में स्टार्ट होके 1914 में ख़त्म हुई, और उसका रीज़न ये था कि इस सेंचुरी में इतने सारे मेजर इवेंट्स हुए एट अ डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, एट थॉट लेवल, एट इकोनॉमिक लेवल, एट सोशल लेवल। सो बहुत सारे चेंजेस जब आपस में टकराने लग गए, आपस में मिलने लग गए, दैट वाज मतलब इट रिजल्टेड इनटू अ वॉर, अ वर्ल्ड वॉर, राइट। सो हमने ये सब बातें थोड़ी कर रखी हैं, बट आई जस्ट वांट टू क्विकली रिवाइज लाइक व्हाट वर द पॉलिटिकल रीजंस। सो पॉलिटिकल रीजंस अगर आप सोचें तो हमको पता है कि ऐसे दो मिलिट्री अलायंसेस बन गए थे, एक ट्रिपल ऑन्टेंट एंड एक ट्रिपल अलायंस, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट, सो ट्रिपल अलायंस में यू हैव ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी एंड अ लिटिल बिट, मतलब Italy was, you can say, like a unreliable partner in the triple alliance for that time, right? But the idea is, और एक तरफ फिर रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन हो गए, और इस कारण से क्या होता था कि whatever was the issue became an international issue, मतलब कोई भी छोटा सा issue became an international issue। And then the other bit was that the diplomatic movement, मतलब ये जो डिप्लोमेसी चल रही थी यूरोप के बीच में, विद इन यूरोप, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोमेसी लेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क, डिप्लोमेसी लेड बाय चार्ल्स मेटरनिक, इन सब के कारण अब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया था विच नीडेड टू बी रिजॉल्व। द थर्ड पॉइंट इज कि देखिए होता यह है कि जब कोई भी कंट्री में मिलिट्री प्रेप एंड वॉर टेक्स द फ्रंट सीट, तो जो डिप्लोमेसी होती है और जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो पूरी मिलिट्री लीडर्स के हाथ में चली जाती है, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा कि ऑटो वॉन बिस्मार्क ने तो क्या कहा था कि अब हमको एक्सपेंशन नहीं करना है, हमको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू थिंक इन डिप्लोमेटिक वेज, ऑल्दो कॉम्प्लेक्स बट डिप्लोमेटिक वेज। बट जैसे ही उनके बाद जो लीडरशिप आई, जो वहाँ के मोनार्क बने, उन्होंने ये सब चीज़ें साइड में रख दी, एंड देन दे थॉट अबाउट इम्पीरियल एक्सपेंशन, दे थॉट अबाउट देयर कॉम्पिटिशन विद ब्रिटेन एंड चैलेंजिंग ब्रिटेन। तो होता यह है कि आप, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, राइट। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम इन देयर हिस्ट्री दे हैव हैड मिलिट्री लीडर्स, राइट। तो कू हो गया, या मिलिट्री लीडर ने चुनाव ही नहीं करने दिया फर्स्ट फॉर मेनी इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये सब के कारण क्या होता है कि द पॉलिसी मेकिंग इज इन द हैंड ऑफ मिलिट्री लीडर्स हु वुड ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ लाइक थोड़ा सा फाइट करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से रूल करते हैं, और यही चीज उस समय यूरोप में देखने को भी मिली। एंड देन द फाइनल पॉइंट वाज दैट व्हेनेवर the leaders don't use diplomacy, they try to justify war by hijacking the public opinion। मतलब आपने क्या करा, अखबारों में इस तरीके की खबर छपवाई, न्यूज़ में आज भी हमको देखने को मिलता है। और ऐसा है कि जब भी कोई कंट्री पे अगर मान ले कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है, तो अपने आप ही लोगों का जो नेशनलिज्म है वो एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, और इस कारण से क्या होता है कि बहुत बार लीडर्स ट्राई टू जस्टिफाई देयर मिलिट्री प्रिपरेशन, क्योंकि देखिए मिलिट्री प्रिपरेशन में पैसा लगता है, और वो पैसा कहाँ से जाता है, वो पैसा टैक्स पेयर के
जेब से जाता है ना, हमारे जेब से जाता है, तो जस्टिफाई भी तो करना होगा। तो बहुत बार हाईजैकिंग पब्लिक ओपिनियन, मतलब नेशनलिज्म को बढ़ावा देके, या यू फैन द फायर ऑफ नेशनलिज्म थ्रू न्यूज मीडिया, तो इस तरीके से both the sides, Triple Entente or Triple Alliance, had tried to hijack public opinion towards war. And then finally जो एक बड़ा political reason जो हमने पढ़ा ही था वो है बाल्कन क्राइसिस। बाल्कन क्राइसिस मैंने बहुत अच्छे से 2 बार एक्चुअली इस सीरीज में डिस्कस कर रखा है, तो आप कोई भी एक एपिसोड सुनिए और उसमें से आपको बाल्कन समस्या का मतलब आइडिया लग जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज वर द पॉलिटिकल रीजन। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक रीजंस, आई थिंक अगेन talked a number of times, but let me just quickly share. So एक तो competition for market between Britain and Germany, because Germany was now becoming a very very big power in Europe, and then clashes between European powers due to expansion in Asia and Africa। और ये हमने मतलब मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में भी पढ़ा है, और फिर मैंने जो एक स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका बताया था कि सारी यूरोपियन पावर्स अपने अपने में अफ्रीका को डिवाइड करने लग गई थी, और वहाँ पे फिर इन लोगों के क्लैशेस शुरू हो गए। तो ये बहुत 2 मतलब बड़ी एग्जाम्पल्स थे टूवर्ड्स इकोनॉमिक रीजन। सोशल रीजंस में हमने समझा सोशल इंपीरियलिज्म। और सोशल इंपीरियलिज्म क्या है कि अंदर जो इंटरनल मैटर्स हैं, ठीक है, अगर जनता का ध्यान इंटरनल इश्यूज से हटाना है, तो कुछ बाहर एक इशू, बाहर कोई लड़ाई, बाहर कोई अग्रेसिव अप्रोच अगर हम अपनाएं, कोई कंट्री अपनाए, तो अपने आप ध्यान उस तरफ चले जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल रीजन हम समझ सकते हैं कि जो भी रूलर थे, जो भी कंट्री के हेड थे, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन्होंने ये सोचा कि लोगों का ध्यान इंटरनल डिस्कॉर्ड से कैसे हटा के बाहर की तरफ एक्सटर्नली फोकस्ड किया जाए। एंड देन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, राइट, लाइक जैसे जैसे डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म आगे बढ़ते गए एज आइडियाज, पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ते गया, और इस कारण से प्रेशर बहुत ज्यादा आने लग गया ऑफ पीपल्स ओपिनियन ऑन पॉलिटिशियन। इस प्रेशर में भी बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस या कंट्रीज टेक अग्रेसिव स्टांस और अग्रेसिव अप्रोच, क्योंकि अगर उनके अगेंस्ट कुछ कर दे कोई दूसरी कंट्री, तो उनके लोगों को लगेगा कि अरे हमारा नेता तो कितना वीक है ना। तो ये सारी चीजें सोचनी होती है। तो ये एक मतलब मैं आपको बता रहा हूं सोशल रीजन। सो हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रीजन समझ लिया है। फिर अब हम आते हैं थॉट लेवल। थॉट लेवल रीजंस ऑनेस्टली डोमिनेट नहीं करते हैं, बट एट द बेस ऑफ इट अंडर करंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं थॉट लेवल रीजंस के, राइट। एंड इसमें एक जो बहुत बड़े थिंकर थे जिन्होंने ही थॉट ऑफ ही डिफाइंड नेशन एज अ स्पिरिचुअल एंटिटी, मतलब एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल फोर्स है जो राष्ट्र की शक्ति होती है वो, राइट। सो एक देवीय विचार है, मतलब गॉड लेवल थॉट है ये, ऐसा हेगल ने कहा था। तो हेगल वॉज कंप्लीटली स्टॉन्चली फॉर नेशनलिज्म, है ना। तो ये जो समझ रहे हो आप, राष्ट्र को आपने एक देवीय विचार बता दिया, तो अभी मतलब कितनी बड़ी बात कर दिया आपने, एक ऑलमोस्ट लाइक ए रिलीजन टाइप घोषित कर दिया नेशनलिज्म को। सिमिलरली हर्बर्ट स्पेंसर टॉक्ड अबाउट सोशल डार्विनिज्म। अब सोशल डार्विनिज्म क्या था, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो आइडिया था वो नेशंस पे लगा दिया, है ना, कि भाई जो पावरफुल नेशन है वो वीक नेशन को कॉन्कर करेगा ही करेगा, ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना। और ये थोड़ा सा मतलब हम समझ सकते हैं कि एवोल्यूशनरी थ्योरी से तो उन्होंने लिया है, ये डार्विनिज्म से मतलब डार्विन की थ्योरी से लिया है, बट ये नेशंस पे लगाकर एक नया ही कोई आइडिया बना दिया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि thought level reasons were like social Darwinism and Hegel saying that nation is a spiritual entity, ठीक है, on this earth. And then finally diplomatic reasons, right? So कूटनीतिक कारण जिसे कहते हैं, तो कूटनीतिक कारण देखिए एक ये था कि जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था, ठीक है, सो आपका जो वॉरफेयर है, द रेट ऑफ वॉरफेयर वॉज फास्टर देन द रेट ऑफ डिप्लोमेटिक डिसीजंस। कहने का मतलब यह है कि आपके स्ट्रीम ड्रिवन शिप्स चालू आ गए थे अब,
राइट? तो बहुत सारे ऑटोमेशन के कारण द वॉरफेयर हैड इंक्रीज्ड इन इट्स रेट, but there were massive communication gap. And so you can imagine like this, like you have, like after Second World War you have NATO and you have Warsaw Pact on on two different sides without the presence of United Nations. तो ये इस तरीके की सिचुएशन आ गई थी कि दो एंटिटीज आपस में, बड़े बड़े दो ग्रुप बन गए थे, बट उनके बीच में मीडिएट करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं था. आप ये जरूर कह सकते हैं कि यूएन इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्रोमाइज समटाइम्स, बट कहने का मतलब है कि इट इज स्टिल बेटर टू हैव सम एंटिटी देन नो एंटिटी, है ना? टू एटलीस्ट लाइक कोई एक स्टेज होना चाहिए जहां से दूसरे कंट्रीज के लीडर्स भी कह सकते हैं कोई बात, ठीक है? तो अभी ये सारे तो लॉन्ग टर्म रीजंस हमने डिस्कस किए. तो वापस से एक बार, क्या क्या लॉन्ग टर्म? डिप्लोमेटिक रीजंस, थॉट लेवल रीजंस, सोशल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस एंड पॉलिटिकल रीजंस. और जो इमीडिएट रीजन था वो आपने अपने हिस्ट्री बुक्स में बहुत बार पढ़ भी रखा होगा कि इट वाज असैसिनेशन ऑफ प्रिंस आर्चड्यूक फर्डिनांड इन साराजेवो. अभी ये सिचुएशन क्या थी? ये बाल्कन समस्या से कनेक्टेड सिचुएशन है. मैंने बहुत शॉर्ट में एक बार बताया हुआ है, जल्दी से सुन लेते हैं. स्लाव मूवमेंट शुरू हो गया था बोस्निया एंड हर्जेगोविना में, है ना? और सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो इसको सपोर्ट कर रहा था अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर. तो अब क्या हुआ कि आपको सेंट स्टीफानो की ट्रीटी याद होगी, जब रशिया मेक्स प्रेशर ऑन ऑटोमन एम्पायर एंड आस्क्ड देम कि भाई ब्लैक सी से सिर्फ रशियन जहाज जा सकता है. तो इसको लेकर फिर ब्रिटेन को प्रॉब्लम हो गई थी, तो ब्रिटेन टुक दैट ट्रीटी टू वियना कांग्रेस. और वहां पे क्या हुआ? बोस्निया एंड हर्जेगोविना वाज पुट अंडर ऑस्ट्रियाज गार्डियनशिप. और फिर आगे चल के आपको याद होगा कि 1908 में ऑस्ट्रिया एनेक्स्ड बोस्निया एंड हर्जेगोविना. अब सर्बिया उधर से सपोर्ट कर रहा है. ऑस्ट्रिया का बोस्निया हर्जेगोविना का कैपिटल था साराजेवो, और सर्बिया इसको सपोर्ट कर रहा है. तो सर्बिया ने क्या किया? वहां पर एक ब्लैक हैंड नाम का एक, आप समझ लीजिए, टेररिस्ट ग्रुप खड़ा कर दिया, विच वुड क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इनसाइड दैट रीजन ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना. अब देखिए, टेररिस्ट ग्रुप कोई भी कंट्री जब क्रिएट करती है तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप वो एक लेवल के बाद वो कंट्री जो क्रिएट करती है उससे भी कंट्रोल नहीं हो पाते हैं. और ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं, इंक्लूडिंग Al-Qaeda, which then finally reacted against America only. America had created and encouraged those groups to fight against Russia, ठीक है, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के टाइम. ठीक है, तो अभी वो ही ग्रुप फिर बैक, मतलब रोग, दे टर्न रोग एंड वो दूसरों को ही हर्ट करने लगते हैं, जिन्होंने बनाया उनको भी हर्ट करने लगते हैं. तो यही अब ब्लैक हैंड ये ग्रुप ने क्या किया कि ये जो प्रिंस आर्चड्यूक फर्डिनांड थे, ही वाज लाइक, ही हैड एक्चुअली contributed to a lot of peace processes. So he was visiting साराजेवो. तो पहले उन पे एक सुबह अटेम्प्ट हुआ था ऑन हिज लाइफ, तो वो तो बच गए. फिर शाम को वापस से वो जब अपने विदाउट ज़्यादा सिक्योरिटी के गए तो वहां पे उनका असैसिनेशन हो गया. अब देखिए, ऐसा है कि जब असैसिनेशन हुआ तो ऑस्ट्रिया का सबसे पहला शक तो जाएगा सर्बिया पे ही, है ना. और सर्बिया ने एक्चुअली एनकरेज नहीं किया था दिस ब्लैक हैंड ग्रुप को टू असैसिनेट आर्चड्यूक फर्डिनांड. सर्बिया का इसमें ऐसा हाथ नहीं था. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग लाइक दीज टेररिस्ट ग्रुप टर्न रोग, वो अपने मन से ही कुछ कुछ करने लगते हैं. तो उस चक्कर में व्हेन असैसिनेशन हैपेंड, नाउ ऑस्ट्रिया हैड लाइक अ फुल फ्लेजेड रीजन टू अटैक सर्बिया, है ना. और इन्होंने इतने सालों से ये पैनस्लाव मूवमेंट चला चलाकर ऑस्ट्रिया को वैसे ही परेशान कर रखा था. तो ना ऑस्ट्रिया थॉट कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बदला लेने का चांस है. ठीक है, और ऑस्ट्रिया बेसिकली ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ध्यान रखिए ये आज का ऑस्ट्रिया नहीं है, तो बहुत छोटा सा है आज का ऑस्ट्रिया, वो काफी बड़ा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था उस टाइम. तो उसको जर्मनी ने अपना फुल सपोर्ट दे दिया था कि भैया हम शांत रहेंगे, तुमको जो करना हो. ठीक है, क्योंकि जर्मनी को क्या लग रहा है कि यार इटली रिलायबल पार्टनर नहीं है, तो हमको ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को तो सपोर्ट मिलना ही चाहिए हमें उनका, तो हम तो देंगे सपोर्ट. तो जब फिर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा तैयारी हो गई कि भाई ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक
अल्टीमेटम दे दिया, और अल्टीमेटम में सारे बात मान लिए थे सर्बिया ने, बस एक पॉइंट ये था कि हम इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहां पे सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो में आकर हमारे लोग करेंगे और पता करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं. सो बेसिकली इट वाज लाइक अ प्रेशर बिल्ट ऑन सर्बिया एंड सर्बिया डिक्लाइंड दैट. तो बस अब ऑस्ट्रिया को वहां से एक रीजन मिल गया. ठीक है, दूसरा क्या था, उधर रशिया ऑल्सो वांटेड टू बी अग्रेसिव इन बाल्कन, क्योंकि क्या हुआ था 1905 में जापान से रशिया हार गया था. हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को, मतलब हम लोग सुना नहीं है इतना, बट हाँ, जापान से रशिया हार गया था. और इस कारण से रशिया में 1905 में भी एक रेवोल्यूशन हुआ था, और इसलिए रशिया अब डरा हुआ था कि यार भैया कुछ बाहर अगर हम वी विल नॉट फ्लेक्स आवर मसल्स तो हमारे लोग हमको वीक समझेंगे. उस टाइम रशिया में मोनार्की थी, तो उनको लगा कि भाई ये वीक ना समझे, इसलिए रशिया वांटेड टू बी अग्रेसिव इन बाल्कन्स. एंड रेमंड पॉइंकेयर, हु वाज द फ्रेंच president at that time, was visiting Russia and did not discourage Russia either. ठीक है, और ब्रिटेन को लेकर दोनों साइड्स अनश्योर से थे, मतलब जर्मनी को भी नहीं पता था कि ब्रिटेन विल लीन ऑन आवर साइड और द अदर साइड. ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि उस समय जार निकोलस सेकंड जो रशिया में थे और विलियम काइजर जो जर्मनी में थे मोनार्क, ये दोनों कजिन्स थे. ठीक है, मतलब रशिया और जर्मनी विल फाइट ऑन द ऑपोजिट साइड्स बट दे वर कजिन्स. तो ये सारे जो फैमिलीज थे, अगर आपको मतलब आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये सारे कनेक्टेड थे. ठीक है, बट अब बात इस लेवल तक पहुंच गई थी, नेशनलिज्म का जोश इस लेवल तक पहुंच गया था कि नाउ डिप्लोमेटिक रीजंस वर नॉट लुकिंग लाइक एज द आंसर. तो रशिया का एक यहां पर अग्रेसिव अप्रोच इन बाल्कन्स हो गया, ऑस्ट्रिया अब रेडी ही है. और अगर आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने बेल्जियम को, जो जर्मनी और फ्रांस के थोड़ा सा बीच में एक रीजन आता है, उसको एक बफर रीजन की तरह बना के रखा हुआ था, और ये बोल के रखा था कि भाई जब अगर बेल्जियम पे जर्मनी अटैक करता है या कोई भी कंट्री अटैक करती है तो वो ब्रिटेन पे अटैक करने जैसा होगा. और यही होगा अब, जैसे ही और ये बफर रीजन आपको याद है बेल्जियम जब बना होगा 1833 में, उसी के बाद 4 साल बाद इसको बफर रीजन बना दिया गया था, है ना. तो बस अब जैसे ही जर्मनी वहां से बेल्जियम पे अटैक करेगा तो अगस्त 4 को ब्रिटेन भी एंटर हो जाएगा वॉर में. ऑस्ट्रिया हो ही गया है वॉर में एंटर व्हेन इट विल अटैक ऑन सर्बिया, और रशिया ने यहां पर प्रेशर बना ही दिया है, और दिस विल लीड टू द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, है ना. तो ये एक इमीडिएट रीजन हो गया उस समय कैसे ऑल ऑफ इट प्रेसिपिटेटेड इनटू अ वॉर. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई वाज इट पॉसिबल टू अवॉइड द वॉर. तो देखिए, किसी भी इतने बड़े वॉर के लिए जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अरे भाई बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये तो एकदम गलत ही होगा ना. इट्स अ डेंजरस थॉट कि द वॉर एज बिग एज वर्ल्ड वॉर 1 वाज अनअवॉइडेबल. ठीक है, बट ये समझना कि भाई इतने कॉम्प्लेक्सिटी थी तो कैसे अवॉइड कर सकते थे वॉर को, हम तो कर ही नहीं सकते थे, ये बोलना गलत इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे वॉर के बाद भी बहुत सारे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए. इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बहुत सारे ये सब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुए और नए प्रॉब्लम्स बनते गए, लाइक इश्यूज ऑफ टेररिज्म, इश्यूज ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म, रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टाइन. तो ऐसा नहीं था कि भाई ये सारी समस्याओं का समाधान एक बहुत बड़ा वॉर था, है ना. सो देयर इज नो वे वी कैन जस्टिफाई वर्ल्ड वॉर 1. एंड द बिगेस्ट रीजन, एज आई सेड अर्लियर, कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस हिंडर हो गई थी. सबके दिमाग में जोश चढ़ गया था, सब लोगों पे प्रेशर था अपनी जनता का, तो डिप्लोमेटिक प्रोसेस की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया एंड इट लेड टू द वॉर. अब सोशल साइंस है भैया, देखिए तो सोशल साइंस में हमको ऑपोजिट साइड में जाकर भी सोचना होगा एंड द ऑपोजिट व्यू कि व्हाट इज टू से कि यार नो इट वाज अनअवॉइडेबल, द वॉर वाज अनअवॉइडेबल बिकॉज देयर वर सम फंडामेंटल क्लैशेस बिटवीन दीज यूरोपियन पावर्स. जर्मनी को मार्केट्स चाहिए थे, इटली को एड्रियाटिक में एक्सपेंशन करना था, फ्रांस चाहता था कि भाई जर्मनी के सामने जो हमारी बेइज्जती हुई है,
ठीक है, वो हम वापस ले लें। रशिया वांटेड इट्स प्रेशर, वांटेड इट्स डोमिनेंस ऑन बाल्कन्स, तो उन्होंने भी अपने लिए ही करा ये काम। और ब्रिटेन क्या था, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया, ब्रिटेन ऑलवेज केयर्ड फॉर बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन, तो ब्रिटेन के लिए ये बैलेंस ऑफ पावर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बन गई। अच्छा, वॉज जर्मनी रिस्पॉन्सिबल? तो देखिए ये ऐसा है कि भाई जो जीतता है ना स्क्रिप्ट वो ही मोस्ट ऑफ द टाइम लिखता है ना। तो जर्मनी को, सिर्फ जर्मनी को इसका रीजन बताना या उनको इसका कारण बता देना, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ स्केपगोट आउट ऑफ जर्मनी। ठीक है, फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, हाँ जर्मनी का कुछ योगदान था, बट जैसा मैंने बताया कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो गए थे एक साथ, विच प्रेसिपिटेटेड इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड नॉट ओनली जर्मनी वाज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो जो क्लॉज 231 इन द ट्रीटी ऑफ वर्साय था, उसमें जर्मनी को एकदम बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया है ना, और उन पे बहुत ज़्यादा टफ क्लॉजेज लगाए गए। और देखिए ये जो डर था, ये इतना बड़ा डर था अगेंस्ट जर्मनी कि 1990 जब सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन के बाद जब जर्मनी यूनाइटेड हुआ, तो भी जर्मन रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मुद्दा उभर के आया था। सोच रहे हो आप, लाइक ऑलमोस्ट 73 इयर्स लेटर जब ये मुद्दा उभरा, तो तब भी तो उस समय समझ सकते हैं कि ये जर्मनी पे कितना बड़ा एक, मतलब एक तरीके के साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बिल्ड हो गया था। दूसरा बात क्या है कि पैन स्लैव मूवमेंट जो चल रहा था, उसमें रशिया का रोल और फ्रांस का साइलेंट सपोर्ट है ना, और ब्रिटेन waited and watched है ना, and did not do anything, and that's why Britain was also responsible by not doing anything। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिर्फ जर्मनी को इसके लिए उत्तरदायी ठहराना, रिस्पॉन्सिबल ठहराना एक गलत बात थी। जर्मनी था रिस्पॉन्सिबल, बट पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो आज ये हमने वर्ल्ड वॉर 1 को अच्छे से एक बार डिस्कस कर लिया है। आगे वाले आने वाले एपिसोड में हम और थोड़ा इसमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साय क्या हुई, मुनरो के 14 पॉइंट प्रेसिडेंट विल्सन के 14 पॉइंट प्रोग्राम क्या था, फिर हाउ डिस्पाइट लाइक पेरिस पीस प्रोसेस दिस डिड नॉट वर्क आउट वेल, all of that we will discuss now in the next episodes and the episodes after that। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वर्ल्ड वॉर वाला जो एक बहुत दिनों से, बहुत एपिसोड से हम वेट कर रहे थे, वो इस एपिसोड में हम अराइव कर गए हैं। होपफुली आपको सुनने में मज़ा आया होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।